हम लोग फेसबुक लाइव आ चुके हैं। भारतीय योग चिकित्सक संघ के इस वर्चुअल मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नित्य प्रतिदिन की भांति हम यथावत आज 28 मार्च को आप समक्ष उपस्थित हैं और आज हमारे बीच में हमारे आज के स्पीकर और इस पूरे अभियान को चलाने वाली हमारी बहुत ही अच्छी टीम IYTA की, जिस पर मुझे नाज है। कहीं ना कहीं वो इतने अपने मेहनत से इस सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, तरह तरह के आपको अनेक विषयों से रूबरू कराते हैं। कहीं ना कहीं उससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, तभी आप नित्य प्रतिदिन ज्वाइन भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जो लोग जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए योग चिकित्सक हैं या योगा थेरेपिस्ट हैं, साथ ही रिसर्च स्कॉलर बच्चे जितने भी हैं, उनको जब ऐसे अभियान से लाभ होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होती है। तो हम लोग यथावत की भांति, क्योंकि एक बार फिर से जो YouTube और Facebook पर जुड़े हुए सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत संध्या वंदन है कि आप लोगों ने इतना अमूल्य समय और अपने सबसे बड़ी बात है कि आपके जो नेट का डेटा है उसको शाम तक बचा के रखना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके लिए आप पता नहीं कितना संघर्ष करते हो, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका सारा मोबाइल का डेटा जो है ना, बैटरी डेटा सब खत्म कर देते हैं। तो इतना सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर ये सेशन सुबह हम अगर रखते तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे फिर 2 जूम लेने पड़ते, बड़ी संख्या का जूम। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं निश्चित तौर पर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके अपनी ज्ञानार्जन को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो 75 बीमारियों का प्रकल्प है, जो आदरणीय प्रमोद जी का एक ड्रीम भी था कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा समाज लाभान्वित हो। आदरणीय हरिभाई आर्यन जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं, साथ ही साथ हमारी जो नवनिर्वाचित कार्यकारी सचिव महोदया नीम दामो शेरपा मैडम जो सिक्किम जनपद से हैं, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हमारे राज्य प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि और कोऑर्डिनेटर्स, उनका भी बहुत अच्छा योगदान मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ सभी योग शिक्षक और अलग अलग उपक्रमों, चाहे पैरामिलिट्री हो, इसमें काफी लोग जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और आप लोग इसको जो YouTube वाला है इसको जब देखते हैं तो उसमें आपके कमेंट्स जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। ज्यादा डिले ना करते हुए हम अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय आज के वक्ता जो हमारे बीच में है आदरणीय चिंतन त्रिवेदी जी हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि सर का जो परिचय है बहुत ही विराट है और अपने आप में एक अद्भुत है। सर, आप आवाज आ रही है तो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, से हम टीम उसको आपको फुल एक व्यू में रख सके। आदरणीय शिवम कुमार जी, अपना आप माइक को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपका माइक खुला हुआ है। माइक को म्यूट रखिए आप प्लीज। ओके, तो आदरणीय चिंतन त्रिवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गुजरात के बहुत ही एक्टिव कह लीजिए कि योग चिकित्सक हैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट जो संगठन है उसमें ट्रेनिंग की भूमिका भी देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, और जो कि काउंसलिंग का है, क्योंकि कोविड के समय बहुत लोगों में कुछ अनाधिकृत निगेटिव चीजें आ जाती हैं, उनको जो काउंसलिंग करने का, मोटिवेट करने का काम है वो ऐसे ही हमारे योग चिकित्सक करते हैं। और ऐसा सर का मास्टर जो है, उनका सुजोग जो एक्यूप्रेशर की एक प्रक्रिया है उसमें भी उनका बहुत ही अच्छा हाथ है। तो ऐसे ही बहुत ही निष्णात और अपने कार्य में पारंगत हमारे बीच में आदरणीय चिंतन त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका भारतीय योग चिकित्सक संघ के इस वर्चुअल मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने इतना अद्भुत समय और काफी लंबे समय से सर को हमने इंतजार कराया, चूंकि हमारे बीच में चिकित्सकों की एक लंबी सी सूचना थी, आप प्रतिदिन देख रहे हैं। तो बड़े ही जद्दोजहद के साथ में मुझे आज, चूंकि सर का मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सर कहीं छूट न जाए, टॉपिक बहुत इतना अच्छा है। और आज का टॉपिक वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन्स क्या होता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आधे हमारे साथियों को पता ही नहीं होगा कि वेरिकोज वेन्स होता क्या है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अद्भुत है। और हमारा मानना है कि सभी बीमारियों के बारे में जानना ये आपको सर्वप्रथम आना ही चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चिंतन त्रिवेदी जी, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें जो दिया है उसके हम सार गर्वत के लिए आपको माइक हैंड ओवर करते हैं। माइक ओवर टू यू डॉक्टर आदरणीय चिंतन त्रिवेदी जी।
जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरिओम। नमस्ते। जी जी, हाँ, आवाज ठीक है। ओके, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आज 28 तारीख सोमवार के दिन भारतवर्ष के सभी विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए सभी योग प्रेमी, स्वास्थ्य प्रेमी, प्राकृतिक चिकित्सक, शिक्षकगण, माताएं, बहनें, बच्चों, जो भी अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, और खास करके मेरे गुजरात से भी कुछ मेरे परिचय के साथ ही जुड़े हुए मुझे दिख रहा है। तो आप सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और विशेषतः भारतीय प्राकृत योग चिकित्सा संघ से जुड़े हुए श्री विपिन पाठक जी, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार लेने के लिए अवसर दिया, और साथ में उनके साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, सभी आचार्य श्री, सभी का मैं हृदयपूर्वक वंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं मेरे साथ जुड़े हुए जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम और फेसबुक से जुड़े हुए सभी लोगों को एक विनती करता हूं कि आप कृपया अपना योग्य स्थान ले लें, और क्योंकि ये सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। तो आप सभी लोग कृपया आराम से स्वस्थ बैठ जाएं, आंखों को सहजता से बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक लंबी गहरी सांस लेके सभी लोग स्वस्थ होंगे, आंखों को आराम से खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरे साथ ये शुरुआत एक ईश्वर की स्तुति प्रार्थना से की। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आज का ये जो विषय है, ये अभी धीरे धीरे बहुत ही आम बन चुका है। तो इस विषय की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा इसकी प्राथमिक जो भूमिका है वो मैं बताना चाहूँगा। हमारा आज का ये जो विश्व मानव जीवन जो है, ये मानव जीवन सभी प्रकार की विभिन्न बीमारियों से जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग कोई न कोई बीमार से, कोई न कोई रोग से, कोई न कोई समस्या से हम लोग पीड़ित हैं। चाहे वो शारीरिक समस्या हो, या मानसिक समस्या हो, या पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, या फिर जीवन निर्वाह करने के लिए कोई आर्थिक समस्या हो। तो ये सभी प्रकारों से के बीच में हमारा जो ये जीवन है मनुष्य का, वो जीवन समस्याओं से ही गुजर रहा है। ये बहुत दुख की बात है। ये कहते हुए मुझे थोड़ा खेद हो रहा है कि हम सब इस समग्र जीव सृष्टि के अंदर जो हमारा मनुष्य देह है, वो बहुत ही प्रबुद्ध है, बुद्धिजीव है। ऐसा आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन क्या हम इस बुद्धिजीवी होके, क्या हम हमारा जीवन
एक स्वस्थ जीवन पा सकते हैं क्या? मतलब कि हमारा जितना भी आयु है, हमें किसी को पता नहीं है कि अगले 1 घंटे में या आने वाले कल में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जितना भी समय हमें जीवन जीने का मिला है, या पूरा जीवन, क्या हम बीमार मुक्त जीवन जी सकते हैं कि नहीं? ये हमें थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ भी बीमारी ना आए। यानी कि हम जब तक हमारा जीवन है, निरोगी, आनंदमय और प्रेममय, सुखमय जीवन जी सके। बीमारी के बाद जो हम लोग करते हैं वो तो बात की बात है। मैं तो सिर्फ प्राथमिकता की बात कर रहा हूँ कि जब तक हम जीवन जिए, हम लोग निरोगी आनंदमय जीवन जिए। तो इस आजकल के समय में जैसे ये वैश्विक माहौल बन चुका है, तो इसी प्रकार की विभिन्न समस्याओं में सभी लोग कोई न कोई डायबिटिक पेशेंट हो गए, कोई हार्ट के पेशेंट होंगे, कोई किडनी के पेशेंट होंगे, कोई बैक पेन से होंगे, अलग-अलग प्रकार की समस्या से हम घिरे हुए हैं। तो इसमें एक समस्या जो है, जो पहले नहीं थी, जो आज का मेरा विषय है वेरिकोस वेन का, ये जो टॉपिक, ये जो बीमारी या बीमारी बन गई है, ये पहले आप जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जो बुजुर्ग जुड़े होंगे, माता-पिता या कोई भी व्यक्ति जो जानते होंगे, क्या पहले ये बीमारी थी? 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले? तो ये जो समस्याएँ हैं, ये हमारा आज की जीवन शैली में ये विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई है। और ये छोटी-छोटी समस्या है, को हमने बहुत ही गंभीर बना दिया है। तो इस वेरिकोस वेन जो समस्या उत्पन्न हुई है, वो बेसिकली क्या है? किसे कहते हैं वेरिकोस वेन? ये हमें क्लियरली समझ लेना ज़रूरी है। तो आज के इस पूरे मेरे सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि वेरिकोस वेन क्या है? वो कैसे होता है? इसका मूलभूत कारण क्या-क्या होते हैं? इस वेरिकोस वेन के लिए हम क्या-क्या उपचार कर सकते हैं? खास करके क्या-क्या योग के अंदर आसन, व्यायाम उपलब्ध है? प्राकृतिक चिकित्सा में क्या उपचार मौजूद हैं? तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सभी को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो वेरिकोस वेन जो है, वो बेसिकली अ, हमारा शरीर में, पूरे शरीर के अंदर ब्लड घूमता रहता है। 2 प्रकार की ब्लड घूमने की प्रोसेस होती है, जो हार्ट के माध्यम से होती है। पहला होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन्स। ये 2 प्रक्रिया जो है, हमारे शरीर के अंदर लगातार घूमती रहती है। और इस वेन्स के अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड भी कॉन्स्टेंटली 24/7 वो लगातार घूमता रहता ही है। और घूमता रखने के लिए मतलब कि ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए सबसे बेहतरीन काम आता है, वो है हमारा हार्ट। जो हमारा हृदय है, वो इसमें बहुत ही बेसिक काम करता है। कैसे? जैसे हमारे घर के अंदर पानी की टंकी है, और अगर हमारी पानी की टंकी जो है वो तीसरी, चौथी, 5वीं या 21वीं मंजिल पे है, तो वहाँ तक पानी पहुँचेगी कैसे? उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें पंप की। तो वैसा ही पंप के माध्यम से जैसे पानी हम पहुँचाते हैं ऊपर, उसी प्रकार ये जो हमारा हार्ट है, वो पंप का काम करता है। लगातार पंपिंग करता रहता है, और ये पंपिंग करते हुए ब्लड का जो फ्लो है, उसका जो फ़ोर्स है, उसको घुमाता रहता है, फेंकता रहता है। तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का फ्लो कहीं जगह पर कम-ज़्यादा होता है। ये कम-ज़्यादा क्यों होता है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो ये कम-ज़्यादा होता है, उसका जो वेलोसिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो कहीं भी जगह पे कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और उसके अलावा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एक वाल्व जमा होता है, वाल्व। वो वाल्व जो है, वो वाल्व ब्लड को भी फेंकता रहता है। लेकिन
ये जो प्रोसेस है ब्लड घूमने की, ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है पहले। यानी कि जब हम खड़े होते हैं या फिर हम बैठे हुए होते हैं, तभी हमारा शरीर जो है वो पांव से लेके सिर ये स्थिति में होता है। यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ये दो जो प्रक्रिया है ना ग्रेविटी की, कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो अपने आप नीचे गिरती है। ये बात हो गया ग्रेविटी साइंस की। तो इसी साइंस को मद्देनजर रखते हुए अगर हमारा जो ये ब्लड फ्लो है, ये ब्लड फ्लो भी ऊपर जाता है और नीचे भी आता है और नीचे से भी वापस ऊपर भी आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं एंटी ग्रेविटी का भी काम होता है, जो ब्लड को करना होता है पूरे शरीर के अंदर। खास करके जब हमारा ब्लड जब जाएगा बॉटम पैरों के साथ, पैरों के नीचे, वहां से जब उसको ऊपर पहुंचना होता है, हमारे पैरों के तलवे से लेके हमारा जो हार्ट है उसकी दूरी बहुत लंबी होती है, ये डिस्टेंस बहुत लंबा होता है। तो उसके लिए उसको ज्यादा पंपिंग, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स चाहिए, तभी ये नीचे से ऊपर ब्लड पहुंच पाएगा। एक तो ये नेचर के विरुद्ध, अगेंस्ट ग्रेविटी को जाना है हमें, तो ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये दो चीज हमारे शरीर में ठीक रूप से अगर होती रही, अगर इसमें कहीं भी रुकावट नहीं आती, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होता, कहीं भी स्टॉकेज नहीं होता, तो ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होता रहता है और वेरिकोन्स वेन्स नामक समस्या कभी क्रिएट नहीं होती। तो जब भी ये ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो ठीक से हो नहीं पाता, खास करके पांव से ऊपर आते वक्त। ज्यादातर आपने सुना होगा कि ये समस्या बेसिकली हमारे पैरों में ही पाई जाती है। तो पांव में घुटनों के पास एक वाल्व होता है, वो जो वाल्व है वो लगातार ब्लड को ऊपर धकेलने का काम करता है। वाल्व का जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, जब वो बिगड़ जाएगा तो वो धीरे धीरे ब्लड को ऊपर धकेलने की बजाय वो धीरे धीरे हमारे पैरों में जमा होता जाएगा, स्टोकेज होता जाएगा, जिसको ब्लड क्लोटिंग कहते हैं मेडिकल साइंस में। तो ये ब्लड क्लोटिंग जो है, इसके जमा होने से धीरे धीरे हमारे पैरों के पंजों में, हमारी जो एड़ियां हैं, हमारे जो काफ मसल्स हैं, हमारे जो एंकल्स हैं, वहां पर पीछे की ओर काफ मसल्स में धीरे धीरे वेंस लिखना शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे हमारी नसें फूल जाती है ना, किसी के हाथों में बहुत ज्यादा नसें दिखती होती है बाहर ही, है ना, तो वैसे ही पैरों के काफ मसल्स एरिया में जहां पर पिंडलियां है, हाँ, जहां पर हमारी टखने हैं, उसी जगह पर ये धीरे धीरे ब्लड जमा होना शुरू होता है। और जो मेन वेसल्स, वेन की जो लाइन है, वो लाइन से धीरे धीरे ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां जाना चाहिए वहां जाता नहीं है, और किसी और जगह पर जाने से धीरे धीरे वो, जैसे होता है ना मकड़िया की झाल, इसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में स्पाइडर वेन्स। तो ये वेरिकोस वेन जो है वो सिंपली भाषा में अगर कहा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो है वो कम होना, हमारे जो वाल की सिस्टम जो है वो ठीक से काम ना करना, उसका चोक ब्लॉकेज हो जाना, इसी की वजह से हमारी पैरों में वेरिकोस वेन्स क्रिएट हो जाना शुरू करता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वेरिकोस वेन का पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट, वो ऐसा हो क्यों जाता है, क्या क्या ऐसे रीजंस, कोज है जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट होती है। तो सबसे पहले कॉमन चीज है कि जो व्यक्ति लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहता है या खड़ा रहता है, जब भी हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो कुछ न पीरियडिकली, थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद अगर वो मूवमेंट नहीं करता, तो आप सभी को, ज्यादातर जो बुजुर्ग होंगे उनको ये इफेक्ट हुआ होगा कि मेरे जो पैर है ना वो जाम हो गए, पैर में नमनेस आ गई है।
पैरों में खालीपन आ गया है, ऐसा आपने अनुभव किया होगा। तो ये स्थिति जो बनती है उसे हमें रोकना चाहिए। सबसे पहले ये प्राथमिक बात है, ये जो मैं कह रहा हूँ। तो इसके लिए दूसरा रीजन जो है वेरिकोस वेन होने का, वो है जो लोग लगातार खड़े रहते हैं कॉन्स्टेंटली, यानी कि जिनका प्रोफेशन टीचिंग का हो, जिनका प्रोफेशन कोई आर्मी, नेवी, मिलिट्री सोल्जर में ड्यूटी कर रहे हो, कोई ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे हो, कोई अपनी ड्यूटी बजा रहे हो, और घर के अंदर महिलाओं में आजकल महिलाओं को भी ये समस्या ज्यादा होने लगी है, क्योंकि उनको भी खड़े खड़े ही किचन में काम करना पड़ता है। पहले के समय में हमारा किचन था ना, वो नीचे रखा हुआ था, जो चूल्हा था, हम लोग गोबर के चूल्हे पे गोबर के माध्यम से हम लोग रसोई पकाते थे। लेकिन आज जो है वो आ गया है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की आने से वजह से हमें खड़े खड़े काम करना पड़ता है, तो बैठने का अवकाश नहीं मिलता, और खड़े रहते हैं तो भी लगातार खड़े रहते हैं। जिनको भी लगातार खड़े रहने की या लगातार बैठने की, और तीसरा एक कॉमन रीजन ये है कि जो लोग एक्स्ट्रा रनिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा उसका दौड़ने का अभ्यास रहता है, उसको भी ये समस्या पाई गई है। तो ये मेरे हिसाब से ये 3 महत्वपूर्ण कारण है कि जिसकी वजह से वेरिकोस वेन की समस्या शुरू होती है। चौथा और कारण अगर ना भी कहें तो ये कॉमन चीज है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए जो व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, हमारी जीवन शैली ठीक होनी चाहिए, हमारा डाइट सही होना चाहिए, हमारा जो मन का विचार है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये सब आम चीज जो है उसकी मैं बात इसमें नहीं करता, तो ये तो कॉमनली करना ही है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ये वेरिकोस वेन की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अभी वेरिकोस वेन के कारण से हमारे बॉडी में क्या-क्या इफेक्ट आते हैं, अभी मैं उसके ऊपर बात करूंगा। शुरुआत जब होती है तब हमें उसको मालूम नहीं पड़ता, हल्की सी नसें दिखनी शुरू होती है, इसके अलावा कुछ बॉडी में इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब ज्यादा नसें फैलने लगती है, यानी कि इसको बोलते हैं कि नसों का बुझ जाना, एक के ऊपर चढ़ जाना, और जैसे मकड़ी ने जाल बिछाई हो पूरे पैरों में, वैसे ही मकड़ियों की तरह नसें दिखने लगती है, कोई शेप दिखने लगता है, हाँ, जिसको बोलते हैं स्पाइडर वेन। तो ये स्पाइडर वेन जैसा हमारे पैरों में दिखना शुरू हो जाता है, और हल्का सा पैरों में दर्द भी शुरू होता है, नमनेस बढ़ने लगती है, थोड़ा हमारा जो पैर है वो थोड़ा पैर भारी हो जाएगा। ये सब चीज में जो मैं बता रहा हूँ ये इसका सिम्टम्स है, वेरिकोस वेन का सिम्टम्स। तो इसके अलावा धीरे धीरे हमारे जो पैर की जो चमड़ियां हैं उसमें भी फर्क दिखने लगेगा, यानी कि पैर के पंजे जो टकने हैं वहां पर धीरे धीरे हमारी चमड़ी जो है वो नीली पड़ती जाएगी, धीरे धीरे ब्लैकिश बनती जाएगी। और अगर फिर भी हमने इसका ठीक से क्योर नहीं किया, सही इलाज नहीं किया, तो मैंने वहां तक लोगों को पैरों में देखा है कि पूरे पैर जो है ना वो पूरे झल जाते हैं, यानी कि जो पैरों की चमड़ी होती है वो बिल्कुल रेडिश और ब्लैकिश काली हो जाती है। इतनी हद तक समस्या होती है, और ये भी कम नहीं है, इससे भी ज्यादा पैरों में अल्सर हो जाता है, चमड़ी की बीमारी जो जिसको बोलते हैं स्किन डिसीज, वो भी शुरू हो जाता है, अल्सर होने लगता है। जहां पर हमारा टकना है, टकने का जो जॉइंट है एंकल जॉइंट, वो जॉइंट के ऊपर भी वहां पर थोड़ा घाव खुल गया होता है, घाव हो जाता है, और घाव से भी धीरे 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 हल्का सा पानी निकलने लगता है। इतने हद तक वेरिकोस वेन की समस्याएं परेशानी करती है। तो अभी इस सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए
हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब जब ये समस्या क्रिएट होती है, अभी क्यों हो गया ये तो मैंने बताया, लेकिन जब हो गया है तो अब इसका सही इलाज क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वेरिकोस वेन को क्योर करने के लिए हमारा जो आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस है, यानी कि एलोपैथी के अंदर डॉक्टर्स क्या करते हैं। अगर आप जब भी किसी एलोपैथी सर्जन या एमडी के पास जाएंगे तो वो आपको शुरुआत करेंगे मेडिसिन देके, और तभी उसे क्योर नहीं होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी समस्या, जैसे मैंने कहा कि पैरों में जलन शुरू हो जाएगी, पैर हमारे जो है वो जलने लगेंगे, पैर भारी हो जाएंगे, सूजन हो जाएंगी, और डॉक्टर आखिर में बोलेंगे कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, यही इसका इलाज है, ऐसा डॉक्टर आपको बताएंगे। तो इस स्थिति में मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो डॉक्टर उनकी हिसाब से वो सही बता रहे हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है तो क्या हमें ऑपरेशन करना जरूरी है। एक बार किसी दूसरे अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक या कोई योग शिक्षक, कोई योग आचार्य से एक बार आप उनसे सलाह ले, मशवरा करें। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी कोई ऐसी समस्या होती है तो एलोपैथी साइंस के अंदर, एलोपैथी मेडिसिन के अंदर वो लोग ऑपरेशन करने के लिए ही बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे वो सही नहीं लगता, क्योंकि ऑपरेशन इसका सही इलाज नहीं है। मैंने ऐसे भी पेशेंट व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराने के बाद भी उनका पैरों की समस्या, वेरिकोस वेन की, ठीक नहीं हो पाती। बहुत ही खर्चा करना पड़ता है, वो अलग। इकोनॉमिकली हम इसके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, बहुत समय देते हैं, हम सब परेशान रहते हैं। वो सब बात छोड़ के मैं ऐसा कहूंगा कि अगर आप जब ऐसी समस्या हो तो सबसे पहले बिना दवाई हम क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। तो जब भी ऐसी समस्या हो तो ये जो संस्था भारतीय योग चिकित्सा एसोसिएशन जो ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि योग के माध्यम से ये कौन कौन से ऐसे योगासन है, कौन सी ऐसी योगिक क्रियाएं हैं, कौन से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम है जिसके माध्यम से हम इस समस्या के लिए रिलीफ पा सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले आसान से आसान क्रिया। जब भी आपको अपने पैरों में इस प्रकार के सिम्टम्स, लक्षण दिखाई दे, तभी आपको सबसे पहले करना है कि पैरों की हल्की सूक्ष्म व्यायाम शुरू कर दे। जब भी आपको ऐसी समस्या हो तो पैरों की हल्की सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि हम लोग खड़े खड़े पैर के जो पंजे होते हैं वो पंजों के ऊपर उठना है, यानी कि एड़ियां ऊंची करनी है और टोस के ऊपर खड़े रहना है, जिसको बोलते हैं ताड़ासन। मैं ज्यादातर सब आसन का सिर्फ नाम बता पाऊंगा क्योंकि आसन बताने में मुश्किल होगी। तो सिर्फ आप जो लोग जानते होंगे कि कौन कौन से आसन कैसे करना है, बाकी सब लोग आप नाम लिख सकते हो। तो सबसे आसान क्रिया जो है वो है ताड़ासन की। अब हर रोज सुबह और शाम ताड़ासन का अभ्यास निरंतर करते रहे। दूसरा ही ऐसा आसन है जैसे आप ताड़ासन के ऊपर खड़े होते हैं वैसे ही आपको हिल के ऊपर खड़ा रहना है, यानी कि ये जो मेरा पैर का तलिया है, बॉटम, इसको पहले टोस के ऊपर आया, फिर हिल के ऊपर आया, टोस के ऊपर, हिल के ऊपर, ऐसे ऐसे जैसे जो सिलाई मशीन जो होती है ना, जो दर्जी जिसके मशीन के ऊपर बैठ के सिलाई करता है ऐसे ऐसे पैर से, वैसे ही हमें खड़े होते इस प्रकार से व्यायाम करना है। दूसरी आसान क्रिया जो है वो सब कर सके वैसी आसान क्रिया है हल्के हल्का जॉगिंग, यानी कि खड़े खड़े हमें जॉगिंग करना है, बिल्कुल फास्ट नहीं, एकदम आराम से खड़े खड़े जॉगिंग करने की क्रिया से भी आपको इस वेरिकोस वेन की समस्या से आप मुक्ति पा सकते हो। वैसी ही दूसरी क्रिया है जॉगिंग जो आप करते हो उसमें पैर को अप एंड डाउन करना है खड़े खड़े, यानी कि जितना पैर आप
घुटनों से मोड़ के जितना ऊपर उठा सके उतना ऊपर बारी बारी उठाने की क्रिया। खड़े खड़े पैर को ऊपर नीचे करना, ये तीसरी आसन क्रिया है। चौथी और एक आसन क्रिया है जिसमें आपको लेट के करना है, यानी कि आप पीठ के बल लेट जाना है और किसी दीवार के सहारे अपना जो पैर है उसको, ये जो दीवार है उसके सहारे आपको पैर को यहाँ टिका देना है, जिसको बोलते हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन की क्रिया आपको करनी चाहिए। उसके बाद आसन जो है व्यायाम, उसके अंदर है पवन मुक्तासन, उसके अलावा है पादगुष्टासन, सर्वांगासन, शीर्षासन। तो ये कुछ आसन मुश्किल है, लेकिन जो योगासन एकदम कॉमन जो सभी लोग कर सकते हैं वो मैंने पहले बता दिए थे। तो इनमें से आप भी आसन अगर करते हो तो आपको इससे तुरंत ही मुक्ति मिलती है। उसके अलावा और भी एक अच्छी क्रिया है जो आपको लेटे लेटे करनी है, जिसको बोलते हैं पीठ के बल सो जाना और पैरों से साइकिलिंग करना, घुटनों से सोते सोते रिवर्स और फॉरवर्ड, इस प्रकार से साइकिलिंग करने की क्रिया। उसके अलावा फिर है उत्तान पादासन, यानी कि दोनों पैरों को या बारी बारी 1 बाय 1 जमीन से पैर को 30 डिग्री ऊपर उठाना और उसको होल्ड पे रखना। अगर आप दोनों पैरों से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो बारी बारी पैर से कीजिए। उसके अलावा दूसरी क्रिया है अपने पैर को रोटेट करना, पीठ के बल सोते हुए घुटनों से पैर को मोड़े बिना, दोनों एक एक पैर को बारी बारी ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया। तो ये कुछ कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं हैं और कुछ आसन है जिसके माध्यम से आप आराम से वेरिकोस वेन से मुक्ति पा सकते हो। और भी एक तरीका है, आखिरी तरीका बता देता हूँ आपको। कोई भी एक जो दुपट्टा होता है, चुन्नी होती है, या फिर कोई आप टॉवेल ले लीजिए। टॉवेल को हाथ में लेना है, पीठ के बल सो जाना है और पैर दोनों टॉवेल के जो कोने हैं, जो आखिरी जो हिस्सा है टॉवेल का, उसको पकड़ के फिर पैरों के तलवे से टॉवेल को पकड़ते हुए अपने पैर को ऊपर उठाना है। तो बेसिकली ये सब चीज में जो बता रहा हूं उसमें कॉमन चीज क्या है कि हमें हमारे पैर को जितना हो सके उतना ऊपर की स्थिति में रखना है, क्योंकि हम दिन भर खड़े रहते हैं। जब बैठे रहते हैं तभी हमारा पैर नीचे रहते हैं और जब खड़े होते हैं तभी हमारा पैर नीचे ही रहते हैं। इस स्थिति में हमारा जो ब्लड है ना वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पैर में जमा होता जाएगा। तो सबसे पहले वेरिकोस वेन की समस्या आपको लगे तो पैरों को ऊपर उठाना शुरू कर दे। उसके जितने भी व्यायाम है, जितने भी क्रिया आसन है, वो करते रहें। और आखिरी तरीका है सोने का तरीका। जो हम रात को सोते हैं ना, तो सोते वक्त हम सभी लोग ज्यादातर पिलो का इस्तेमाल करते हैं, तकिए का इस्तेमाल करते हो। तकिया भी बहुत झाड़ा रहता है, तो वो तकिया निकालते हुए तकिया बिल्कुल नहीं रखना है रात को, और तकिया का रखना है पैरों के नीचे। यानी कि एक तकिया, 2 तकिया, जितना भी तकिया आप रख सकते हो, यानी कि 30 डिग्री 40 डिग्री उतना पैर को ऊपर रख के सोना है। तकिया रखे या फिर अपने जो चारपाई है, हाँ, उस चारपाई के नीचे कोई पत्थर ईंट रख दे। आपको पता होगा कि हॉस्पिटल के अंदर एक फोल्डिंग बेड आता है, जिसके माध्यम से हम इसको घुमाते, हैंडल से घुमाते हुए मरीज को बैठे बैठे ही ऊपर ले सकते हैं, वैसा बेड आता है। तो उसी प्रकार आपको अपना जो सोने की जो बेड है उसको उसी प्रकार स्लो डाउन पोजीशन में रखना है, यानी कि सिर जो है वो नीचे रहना चाहिए और हमारे जो पैर है वो हार्ट से जितना हो सके उतना ऊपर। इस प्रकार से
30 या 40 डिग्री एंगल पे अपना बॉडी रहना चाहिए। तो अगर आप इतनी चीज आप हर रोज करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी पैरों की ये वेरिकोस वेन की समस्या है हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो ये बात हो गई योग के अंदर। तो योग के अलावा हम प्राकृतिक चिकित्सा में कौन कौन से ऐसे उपचार है जिसके माध्यम से इसकी पेन जो होता है, इसका सूजन जो है, इसमें जलन होती है, ये सभी समस्या से हमें आराम मिलता है। तो नेचुरोपैथी के अंदर सबसे कॉमन और आसान जो आप सभी लोग घर पे बैठे बैठे कर सकते हो वो है कोल्ड पैक, यानी कि ठंडे कपड़े की शिकाई। कोई भी आम ठंडा पानी लेना है, फ्रिज का पानी नहीं लेना है। आम ठंडा पानी मटके का लेना है और उस पानी में टॉवेल को भिगो देना है और हल्का सा निचोड़ के हमारे घुटनों से नीचे पैरों में जहां जहां वेरिकोस वेन का इफेक्ट दिख रहा हो, जहां जहां सूजन हो, जहां जहां पैर में स्किन ब्लैकिश हुई हो, उसी सभी जगह लपेट देना है पूरे पैरों में। और ये आप 10 मिनट से लेके आधा घंटा तक आप ये कर सकते हो। तो ये सबसे कॉमन चीज है, जिसको भी पैरों में जलन हो रही हो, पैरों में भारीपन महसूस हो रहा हो, इसी सभी प्रकार की ये समस्या में ये ठंडी शिकाई जो है बहुत ही आपको आराम देगी और बहुत ही अच्छा महसूस करेगी। दूसरा प्रयोग है ठंडे पैरों का स्नान, यानी कि कोल्ड फुट बाथ। एक बाल्टी लेनी है और बाल्टी में ही वही ठंडा पानी भर देना है और पैरों को बाल्टी में रखना है 15 से 20 मिनट तक। उससे भी आपको आराम मिलेगा। तीसरा तरीका है मड पैक का, यानी कि मिट्टी चिकित्सा। हमारी जो मिट्टी है, ये मिट्टी भी बहुत बढ़िया काम करती है। मिट्टी को साफ मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और उसी मिट्टी को रात को पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उठ के वो मिट्टी जैसे चिपचिपा हो जाए, चिकनी हो जाए, हाँ, इसी होने के बाद उसको अपने पैरों में जहां जहां पर सूजन हो, इफेक्ट हो, वहां पर उसको जैसे हम लगाते हैं ना लेप, वैसे लगा देना है पूरे पैरों के ऊपर। और जब अपने आप सूख जाए तो मिट्टी को निकाल देना है। उसके अलावा नेचुरोपैथी में एक मसाज की भी क्रिया है। जब भी हमें पैरों में वेरिकोस वेन की समस्या हो, पैरों में सूजन हो, तो जैतून तेल के मालिश से जैतून का तेल लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि हमारा पैरों में सूजन है। मसाज में से कहा गया है कि जब भी सूजन हो तो मसाज करना जरूरी नहीं है, लेकिन इस समस्या में मसाज हल्के हाथों से कर सकते हैं। बहुत ही आराम से जैतून तेल का मालिश जहां जहां पर सूजन दिख रहा हो वहां पर आप हल्के हाथों से मसाज करें, उससे भी आपको आराम मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आयुर्वेदिक औषधियां जो है, यानी कि जो जितनी भी हर्बल मेडिसिन हैं, अगर उसका उपाय करना हो तो इसके लिए अंदर एलोवेरा जो है, एलोवेरा का लेप लेना है। उसके साथ आपको हल्दी डालनी है, उसके साथ आपको डालना है पुनर्नवा साटोड़ी, उसके साथ डालना है गूगल, सौंठ। ये सब चीज का सही प्रमाण पे मिक्सर करके एक अच्छा सा लेप तैयार करना है, जैसे क्रीम होता है वैसे ही। अगर लेप तैयार हो जाए तो उसी लेप का आपको जहां जहां पर सूजन हो, जहां जहां पर अल्सर हो, जहां जहां पर जलन हो, उस सभी जगह पर आप ये लेप लगा सकते हो। उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा और सूजन जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये हो गया हर्बल मेडिसिन का उपचार। तो मैंने आप सभी को अभी तक वेरिकोस वेन में योग में क्या कर सकते हैं उसके लिए मैंने बात कही, नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों में क्या कर सकते हैं, और आखिर आता है हमारा डाइट।
आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली इस समस्या में हमें ऑयली फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना है। जितना हो सके उतना आपको कच्चा भोजन लेना है या फिर रसाहार का भोजन लेना है, जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स या रसीले जो फल होते हैं उसका इस्तेमाल करने का अभ्यास करना है। इसके अलावा आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हम ये सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी दिनचर्या है अगर वो सही नहीं है, तो भी हमें जल्दी इसमें से रिकवरी रिलीफ नहीं मिलेगी। तो हमें हमारी लाइफस्टाइल भी सही करनी है। और सबसे अंत में मैं कहूंगा जो सभी ट्रीटमेंट का बेस है वो है हमारा मन। हमारा जो मन है अगर वो डिस्टर्ब है, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो हमेशा पेन में रहता है, डिप्रेस में रहता है और ये समस्या से बिल्कुल परेशान रहता है, दुखी रहता है, तो भी हम चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी उपचार कर ले, हमें इसमें जल्द ही आराम मिलेगा नहीं। तो सबसे बेहतरीन जो बेस आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आजकल की जितने भी डिजीज हैं वो सभी डिजीज 90% साइकोमेटिक होते हैं। तो ये मनोचिकित्सक रोग जो हैं इससे भी मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको प्रार्थना कीजिए, व्यायाम कीजिए, कुछ मंत्र श्लोक उच्चारण कीजिए, कुछ धुन भजन सत्संग कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने मन को बहुत ही सकारात्मक और शांत और खुशनुमा हंसता हुआ रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बता दी है कि ये वेरिकोस वेन जो कोई बिल्कुल समस्या गंभीर नहीं है, लेकिन हमारी ये खराब जीवन शैली में हम लोग लगातार खड़े होते रहते हैं, बैठते नहीं है, ना ठीक से हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है, ना हमारा खान पान सही होता है, ना हमारा विचार सही होता है। तो ये सभी खराब जीवन शैली के कारण, मतलब खान पान रहन सहन जो बेसिक हमारा स्वस्थ रहने का सिद्धांत है वो गलत होता है, उसकी वजह से ये सब समस्या क्रिएट होती है। तो इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग जितने भी मैंने बातें की हैं आप सभी को ठीक से समझी होंगी और आप सभी लोग ये सभी बातें अपने परिवार वालों को, मित्रों को बताएं कि हमें जब भी इस प्रकार की समस्या होती है तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम सबसे पहला जो उपचार है वो प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का, आहार का अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी प्रकार की मेडिसिन की हमें जरूरत नहीं रहती। मैं कोई किसी मेडिसिन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। एलोपैथी मेडिसिन उसकी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल कब करना है इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो बस इतना चाहूंगा कि आप सभी लोग, जितने भी लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन 70 लोग, 60 लोग जूम प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग ने अच्छी तरह से सुना होगा। तो सभी का जो स्वास्थ्य है बिल्कुल तंदुरुस्त, निरोगीमय, आनंदमय जीवन रहे। आपका जीवन जितना भी बचा हो आप हमेशा स्वस्थ रहें और किसी भी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहें। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, अपने आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ रखे, पानी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें और अ, हर रोज हो सके तो ईश्वर की आराधना करें, सभी का धन्यवाद व्यक्त करें और स्वस्थ प्रेम से आनंदमय जीवन जिए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आभार। मैं इंडियन योग चिकित्सा एसोसिएशन, थेरेपी एसोसिएशन का धन्यवाद चाहूंगा कि मुझे इतनी अच्छी तरह से मौका दिया और मेरा अच्छा परिचय करवाया। बस इतनी बात कहते हुए मेरा जो ये व्याख्यान है मैं समाप्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चिंतन त्रिवेदी जी। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बहुत ही जटिल विषय को प्रस्तुत किया। आपको सुनने वालों की संख्या बार बार हमारी लिमिट से रीच कर रही थी, तो मुझे एग्जिट होना पड़ रहा था। आपकी संख्या 100 के पार कर रही थी और मुझे ऐसा 6-7 दफा हुआ कि मुझे बीच से एग्जिट करना पड़ रहा था, ताकि बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनको मौका दिया जा सके। लेकिन मैं लगातार दूसरे माध्यम से फेसबुक से आपको सुन रहा था। बहुत ही जीवंत तरीके से आपने ये जानकारी दी और युवाओं में, गृहिणियों में, महानगरों में ये जो वेरिकोज वेन्स है, ये बीमारी फली फूलती जा रही है। मैं डिफेंस से हूँ और ज्यादातर मैंने देखा है कि जो रंगरूट होते हैं या जो नई भर्ती देखने युवक जाते हैं, उनको ये समस्या बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से उन्हें कई बार मेडिकल पॉइंट बना दिया जाता है या आउट कर दिया जाता है। तो आपने एक ऐसा विषय रखा है जिससे अनेकों युवाओं को उनके रोजगार में भी मदद मिलेगी। तो बहुत अच्छा और बहुत ही साइंटिफिकली ढंग से आपने आयुर्वेद को भी रखा, आपने हर्बल मेडिसिन को भी रखा, आपने उसके अंदर यौगिक उपचार भी बताए, आपने एक्यूप्रेशर भी रखा। तो आपने कोई पक्ष ऐसा छोड़ा नहीं कि जिस पर चर्चा ना की हो। तो ये दर्शाता है कि आप वास्तविकता में अपने इस विषय के कितने पारंगत हैं और उच्च कोटि का ज्ञान आपके पास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय के लिए। कुछ चीजें जो लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उनको मैं प्रयास करता हूं और कैचअप करने का। तो साथियों, एक तो हाई हील इसका एक कारण है। हाई हील से बचें, टाइट जींस ना पहने, टाइट बेल्ट ना बांधें, लंबे समय तक खड़े ना रहें। और आजकल जिस प्रकार से महानगरों में जो टाइट अंडरवियर का भी एक शौक है, तो उसको भी जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, जो लड़के जो हैं सड़कों पर रनिंग करते हैं, तो आप कोशिश करें कि हार्ड सरफेस पे आप ना दौड़ें, टाइट लंगोट भी आप ना बांधे, उससे भी ये जो है संभावना इस रोग की बढ़ सकती है। तो IYTA के पूरे परिवार की तरफ से और संयोजक होने के नाते मेरी तरफ से आपको विशेष विशेष आभार कि आपने अपने इस कीमती समय से जो समय हमें दिया है उसके लिए हम आपकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अन्य विषयों पर भी आप आएं और अपना संबोधन हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि इस समय आपको देश के कोने कोने से, देश के हर राज्य से लोग सुन रहे हैं और इन्हीं के अंदर भावी योग चिकित्सक भी हैं, कुछ स्कॉलर्स भी हैं, कुछ लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, वो लोग भी आपका सानिध्य उन्होंने ग्रहण किया। और मैं समझता हूं कि आपका ये जो 1 घंटा है, ये आगे आने वाले युवाओं के लिए, उनको जीवन के चैन और आराम के लिए, उनके रोजगार के लिए बहुत मदद करने वाला है। तो आपने इस विषय को रखा, इसके लिए पूरे IYTA परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप संपर्क बनाए रखें। साथियों, हमारा IYTA परिवार लगभग 25 राज्यों में आज काम कर रहा है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी टीम काम कर रही है। गुजरात राज्य, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां एक बेहतरीन टीम का हम लोग गठन कर सकें। तो जो साथी गुजरात से जुड़े हुए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है नंबर अपना, आप स्क्रीनशॉट ले लें, या कुटुंब ऐप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपने रिज्यूम हमें भेजें। आपकी योग्यता के अनुसार हम आपको स्थान भी उसमें देंगे, ताकि ये और टीम बेहतर हो सके और जितने हमारे हाथ होंगे उतना ही हम ज्यादा काम कर सकेंगे। साथ ही मेरा निवेदन है कि जो साथी आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, प्रतिदिन हमारा कार्यक्रम 8 से 9 बजे के बीच में प्रतिदिन होता है और हर दिन एक नए टॉपिक के ऊपर एक नया स्पीकर अपना उद्बोधन यहाँ पर प्रकट करता है और आपका ज्ञानवर्धन करता है। साथियों, 75 डिजीज का ये पूरा पैकेज आपको इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी के किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा। आप कभी MSc योगा थेरेपी PhD भी करने जाओगे तो 75 विषय नहीं होते कहीं पे भी। देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, हम 75 बीमारियों को दूर करके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्रयास है, लेकिन आप सबके बिना ये प्रयास हमारा अधूरा है। आप सबका प्यार और साथ इसी तरह से बना रहे तो उम्मीद है कि हम योग चिकित्सा को, हरियाणा का चेतना जी बन चुका है, आप शायद लेट हैं, हरियाणा का ऑलरेडी ग्रुप है, आप मुझे संपर्क करें, मैं उसको ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। कुछ साथियों के प्रश्न इस बीच में आए हैं, क्योंकि ये हमारा हम कोई भी 5 क्वेश्चन प्रतिदिन लेते हैं। तो जो भी साथी सवाल करना चाहते हैं, एक बार वो चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि हमारे आज के जो विद्वान हैं वो आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो आप चैट बॉक्स में लिख दें। मैं देख रहा हूँ कि कब बहुत सारे प्रश्न जूम में पूछे गए हैं। हाँ, आप रैंडमली आप जवाब दे सकते हैं, जो आपको, अगर आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखे गए हैं तो आप उनके जवाब दे सकते हैं सर।
आप भी देख के पूछ सकते हैं। आप सिर्फ प्रश्न पूछे, मैं जवाब देता हूँ। आपके हिसाब से जो भी प्रश्न सही लगे मुझे पूछिए। मैं दूसरी आईडी से मैं सर लॉगिन कर रहा हूँ, मैं यही अच्छा। देख रहा हूँ चैट बॉक्स पे। सारिका जी ने हैंड रेस किया है प्रमोद जी। सारिका जी आप पूछ सकते हैं। सारिका जी अनम्यूट कीजिए खुद को। ओम सर नमस्ते। जी नमस्ते। बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने यह प्रायोजन रखा है। हम घर बैठे ही डॉक्टर बन गए हैं। योगा थेरेपिस्ट होने के बाद भी हम घर बैठे डॉक्टर हो गए हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं पूरे नोट्स निकालते रहती हूँ और काफी ज्ञानवर्धक यह सेशन है। मेरा प्रश्न आज सर से यह था कि क्या हम इसमें मंडूकासन करा सकते हैं, वज्रासन में बिठा सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये जो आसन है वो पैर को मोड़ के किया जाने वाला आसन है। और जब भी हमारे पैरों में जलन या सूजन होता है तो इस स्थिति में वज्रासन या मंडूकासन करना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए मैंने आसन नहीं बताया है। हाँ नहीं, इसलिए मैं कंफर्म करना था। मैं एक्चुअली आपने जो बताई है वही आसन मैं कराती हूँ। मेरे वेरिकोज वेन्स वाले 2 पेशेंट्स है, वो काफी रिकवर हो गए। जो भी आपने बताया सेम ये चला है मेरा सिलेबस। सिर्फ मेरा कंफ्यूजन था कि और कंफर्म कराना था कि क्या मंडूकासन और वज्रासन में हम बिठा सकते हैं? हाँ बैठ सकते हैं, लेकिन वो बैठ नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। जिनको पैरों में सूजन होगी, जैसे मैंने कहा, उनको मुश्किल होगी। हाँ, ऐसे अकड़न जैसा होता है जी। हाँ धन्यवाद, वही कंफर्म करा जी। धन्यवाद सारिका जी, सर ने जैसा बताया, आसनों के मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। हर वो आसन आप कर सकते हैं जिसमें आपकी काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव आए। ऐसा कोई आसन आपने नहीं करना है जिससे आपकी काफ मसल पर दबाव आए, घुटना जिससे बैंड हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो। आपने ब्लड सर्कुलेशन को ओपन करना है। तो ऐसा वो हर आसन किया जा सकता है। जैसे ताड़ासन जब आप करते हैं तो उसमें आपकी काफ मसल में खिंचाव आता है, तो ब्लड चैन में सुधार आना चाहिए। तो आप ऐसा हर आसन कर सकते हैं जिसमें आपकी काफ मसल में खिंचाव आता है। जी, अगले प्रश्न के लिए धन्यवाद। साथियों, एक विशेष बात आप जरूर ध्यान रखें। प्रतिदिन जो विषय हम आपके बीच में लेके आते हैं उसके ठीक एक दिन पहले हम आपको विषय से अवगत करा देते हैं कि कल का विषय ये है। जैसे कल हमारे बीच में आप लोगों के बार बार अनुरोध करने पर डॉक्टर गौरव देसवाल जी को हम दोबारा बुला रहे हैं। और डिप्रेशन विषय जो है उसको, उसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि हर घर में लगभग डिप्रेशन का मरीज है। तो कल का जो टॉपिक है वो डिप्रेशन रहने वाला है। तो साथियों, डिप्रेशन के अनुरूप ही आप सवाल लेकर के आए। वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन जो हैं वो विषय के अनुरूप होने चाहिए और सेंसेबल होना चाहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि, जो कई बार ऐसा होता है कि व्याख्यानकर्ता साथी जो हैं वो पूरा विषय कंप्लीट कर देते हैं, आप लेट से जुड़ते हैं और फिर आप रिपीट करते हैं, तो वो समय की बर्बादी होती है। तो प्रयास करें कि आप पूरा सेशन सुने, पूरा समय से आए और पूरा सेशन को एंजॉय करें। नीलेश भाई, आप अनम्यूट करें सर अपने आप को और अपना सवाल लें। जी, मैं दिव्या भराट, दिव्या नीलेश भराट बोल रही हूँ। हाँ, मुझे जानना था कि वेरिकोज वेन में खाने में कौन कौन सी परहेज रखना चाहिए, अपथ्य और पथ्य खुराक क्या है वो जानना था। जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने जो बताया वो कॉमन एक डाइट बता दिया है, क्योंकि ये डाइट जो है सभी की तासीर जो है वो विभिन्न विभिन्न होती है। तो तासीर के हिसाब से भी हमें देखना होता है कि कौन सा आहार आपके लिए सही है, कौन सा सही नहीं है। तो कॉमनली जो मैंने कहा कि हमें ऑयली फूड अवॉइड करना है, बेकरी फूड, फास्ट फूड, पैकेज फूड, जंक फूड, ये सभी को अवॉइड करना है। जितना भी बाहर का खाना है या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सभी को आपको अवॉइड करने की बहुत जरूरत है। ओके, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट कौन से बताए सर आपने? एक्यूप्रेशर के पॉइंट मैंने नहीं बताया है। नहीं, जो सर बोल रहे थे ना, उन्होंने बोला था कि पॉइंट बताया, तो मुझे लगा शायद मैंने मिस कर दिया। दिव्या जी, आपको ये जो सेशन है इसकी लिंक मिलेगा।
हाँ इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इसको फिर से रीचेक दोबारा सुना करिए। होता क्या है कि एक बार सुन लिया फिर दोबारा तो उसमें क्या टाइम किल होता है, लेकिन आप इसको दोबारा सुनेंगे, इसमें आपकी काफी ऐसी चीजें हमारे आज के स्पीकर ने बताई होंगी जो आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे। जब दोबारा उसको सुनेंगे तो उसको अच्छे से आप नोट कर पाएंगे। कोई बात नहीं, एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी, कपिंग थेरेपी, ये सभी थेरेपी जो है इसमें बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही इसमें भी जल्दी रिजल्ट मिलता है हमें एक्यूप्रेशर के माध्यम से, सुजोग थेरेपी के माध्यम से। और कपिंग थेरेपी जो है ये भी आजकल भी बहुत प्रचलित हो रही है धीरे धीरे। तो ये थेरेपी के माध्यम से भी इस वेरिकोस वेन की समस्या में जल्दी रिलीफ मिलती है। लेकिन इसके लिए ये सभी पॉइंट जो है वो आपको समझने में दिक्कत होगी अभी, इसलिए मैंने पॉइंट नहीं बताया। तो ये मैंने जितने भी उपचार बताए हैं, जो भी योगी के आसन बताए, नेचुरोपैथी के बताए, ये सभी जो है मैंने कॉमन चीज में कॉमनली कहा है। एक बार मैं सभी को रिपीट करना चाहूंगा कि ये सभी उपचार करने से पहले आपको एक बार एक अच्छे चिकित्सक को या अच्छे योगाचार्य को कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग आपका ठीक से कंसल्ट नहीं करेंगे, हाँ, तभी हम आपको बता पाएंगे कि कौन सा आहार आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, कौन सा उपचार ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो ये चीज समझनी करनी बहुत जरूरी है। सीधा मैंने बताया है, इसका सीधा अप्लाई मत कीजिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक बार का एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के। अगले क्रम में हम मिथिलेश जी को मौका देंगे। मिथिलेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। बीच में किसी का सवाल आया था कि रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी। आपको YouTube चैनल का लिंक हमने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से YouTube चैनल को लाइक करें। प्रतिदिन के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और अब से पहले जितने भी कार्यक्रम हमारे हुए हैं सभी की रिकॉर्डिंग जो है आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जरूर उसको देखें और अन्य ग्रुपों में भी आप सेव करें, इस चीज को शेयर करें। मिथिलेश जी। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है क्या वो लेटते समय पैरों के नीचे तकिया लगा सकते हैं? जिनको हार्ट की समस्या होती है उनको पैरों के नीचे लेटते समय तकिया लगा सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं क्या पैर? हाँ हाँ, जिनको हार्ट की समस्या है उनको थोड़ा जो वो जो मैंने सोने का जो पोजीशन बताया इस प्रकार से, ये जो पूरी पोर्शन है इसको जो टाइम है उसको कम करना पड़ेगा। हार्ट की समस्या में उनको हार्ट का ब्लॉकेज है, उनको हार्ट में कौन सा समस्या वो देख के मुझे बताना पड़ेगा। तो जिनको भी हार्ट का प्रेशर की समस्या हो या फिर हाई बीपी हो, उसके लिए ये जो सोने का पोर्शन है इसको जो टाइमिंग है उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले बता दिया है कि ये सभी उपचार जो है ये कॉमनली बताए हैं, इसको ठीक से कंसल्ट करना जरूरी है। और हार्ट के साथ साथ और भी क्या क्या बीमारियां हैं उनको, कॉन्स्टिपेशन है, हाँ, शुगर की समस्या है, डायबिटीज है, अस्थमा है, कुछ भी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज किया जाता है। मिथिलेश जी ध्यान रखें, अगर पेशेंट का हाई बीपी है तो लेग एलिवेट ज्यादा देर तक ना कराएं, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उससे व्यवहार करें और प्रयास करें कि 30 डिग्री से ज्यादा लेग एलिवेट ना करें उसकी। अच्छा, चेतना Thank you so much, कुमारी sir. जी, चेतना कुमारी जी का मैसेज है कि उनको मेरा नंबर चाहिए, तो मैं सर से निवेदन आप करता चैट हूं। बॉक्स में एक बार डाल दीजिए सर, चैट जी। बॉक्स में सर का नंबर डाल दीजिए और बाकी साथी जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समय जो है अभी हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि 9:05 हो चुके हैं, तो जी आप लोग मैंने लिंक उसमें जो डाले हुए हैं आप लोग सभी उस लिंक के माध्यम से फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.iyta.in। और यदि कोई साथी जो योग चिकित्सा से संबंधित है और किसी विषय पे ज्ञान रखता है या किसी विषय पे उनकी अच्छी पकड़ है तो वो वक्ता के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप किसी दिन आ सकते हैं और अपना पीपीटी के माध्यम से यदि आप प्रेजेंट करते हैं तो वो एक बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति है जो किसी 75 डिजीज पे उनमें से कोई भी ऐसी डिजीज जिसके ऊपर वो लेक्चर देना चाहते हैं तो वो जरूर आए, आप उनको जरूर हमारा ये मैसेज पहुंचाएं। और जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं वो अवश्य इस कार्यक्रम को प्रतिदिन देखें। आप लोगों को घर बैठे एक ऐसा कोर्स करने को मिल रहा है
जिसके लिए आपको इंडिया की लगभग 20 यूनिवर्सिटियों में घूमने के बाद भी इन डिजीज का पूरा प्रोटोकॉल नहीं मिल पाएगा। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग योग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो योग में अभ्यासी हैं, जो योग में श्रद्धा रखते हैं, या जो BMS के छात्र हैं, BNYS के छात्र हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम का जो है आनंद ले सकते हैं। और इसको जरूर अवश्य में आप अपने स्क्रीनशॉट लगाएं, आप फेसबुक पर शेयर करें, आप साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स भी करें, ताकि आपका ये छोटा सा प्रयास देश के कोने में बैठे हुए किसी मरीज के लिए अचूक रामबाण औषधि का काम करेगा। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा प्रयास है ये जन कल्याण हेतु है और आप सब लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इस यज्ञ समान कार्य में आप लोग अवश्य में अपनी आहुति डालेंगे, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को आज के नए जो लिसनर और दर्शक जुड़े उनके नाम ले लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। आज के इस हमारे कुछ साथी जो हैं नए जुड़े हैं, आदित्य राज पुरोहित जी हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर AK वर्मा जी, डॉक्टर JS शाह जी, गीता आनंद जी, हेमलता गोयल जी, जयसवाल जी, लीना त्रिवेदी जी हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मुकेश भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में रिसाला जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रूपाली जी हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। और प्रतिदिन के जो हमारे जुड़ने वाले साथी हैं वो तो हमारा प्रतिदिन साथ देते ही हैं। तो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ में रितिका गुप्ता जी हमारे साथ कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। प्रयास कीजिए कि ये मुहिम जो है देश के हर कोने तक पहुंचे। हम समझेंगे कि हमारा जो प्रयास था वो जरूर सार्थक सिद्ध होगा, लेकिन उसमें आप लोगों के एफर्ट्स भी हमें चाहिए। और इसी के शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की समापन की ओर आचार्य विपिन पथिक जी हमें लेकर के जाएं, क्योंकि घड़ी हमें इशारा कर रही है बार बार। आचार्य विपिन पथिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद जी, और इस पूरे प्रकल्प को संभालने वाले हमारे एक मिनट सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आज के इस कमर्शियल जमाने में जब भी हमें कुछ सीखना होता है, सीखने के लिए हमें मुफ्त में कहीं भी शिक्षा नहीं मिलती, ये पहली बात है। दूसरी बात कि हमको यहाँ घर पे बैठे बैठे ही इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जूम, फेसबुक और यूट्यूब, ये तीनों टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें बैठने को बैठे बैठे घरे में सीखने को मिलता है हर रोज, ये जो चीज का जो महत्व है इसका आप सभी लोग पूरा भरपूर लाभ लीजिए, दूसरों को भी जोड़िए। और जिन्होंने भी ये भारतीय योग चिकित्सा संघ जिन्होंने ये मिशन हाथ में लिया है, इन सभी टीम को, विपिन जी को, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को, और बाकी मैं सभी लोगों को जानता नहीं हूँ, लेकिन पूरी हरियाणा की टीम जो है संघ की, इस सभी को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये बहुत ही बढ़िया अभियान लिया है। और इस अभियान के माध्यम से मैं अवश्य पक्का हूँ कि भारत के काफी लोग जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जुड़े हुए हैं, बहुत, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही खर्चा करते हैं बीमारियों को स्वस्थ पाने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, वो सभी लोग अच्छी नॉलेज लेके सही जीवन जीने का तरीका सीखेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से इस प्रकार का आप आयोजन करते रहते हो और लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, कृपया इसका सही महत्व समझ के इसका सभी को अच्छी तरह से नॉलेज दीजिए। ये जो वीडियो है, जितने भी वीडियो है, मेरा एक खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इनके वीडियो डेली लेक्चर जो चल रहे हैं उनका सभी का वीडियो आप शेयर करवाएं, सभी को बताइए। पूरे भारत में इस अलग अलग ये जो ज्ञान की गंगा, स्वास्थ्य की गंगा जो बह रही है हर रोज, वो सभी के घर तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मैं सभी को निवेदन करता हूँ। और फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे, अद्भुत रहे, सब लोग मंगल में आनंद में जीवन जिए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चिंतन त्रिवेदी जी, आपके शुभ वचन निश्चित तौर पर हमारी पूरी IITiA की जो टीम है, चाहे वो हमारे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हो या आप लोग जो जुड़े हुए दर्शक, और निश्चित तौर पर एक हम अनुरोध करेंगे जो लोग हमारे संगठन से भी नहीं जुड़े हैं, कृपया अपना जो भी है जिस उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या
हमारे नेशनल कमेटी में, चूंकि तो वो तो अवलोकन के बाद आती है, तो आप उसी स्तर पर अपना हमारे साथ मिलकर के इस योग चिकित्सा संघ के साथ काम कर सकते हैं। और आदरणीय प्रमोद जी का ये पूरा प्रकल्प है जो काम कर रहा है, उसके लिए आप हमेशा धन्यवाद के पात्र रहेंगे। आदरणीय महाराष्ट्र से डॉक्टर शामली भारती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना बिजी शेड्यूल निकाल करके भी जुड़ते हैं। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए निश्चित तौर पर ये घड़ी की सुई हम लोगों को तो इशारा कर रही होती है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कमर गर्दन सीधे करते बैठ जाइए। जो हमारे संगठन का एक प्रकल्प का एक मूल मंत्र है उसको हम लोग दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से ईश्वर को प्रणाम करें। आज के स्पीकर को नमन करते हुए, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आपको दी, उनको धन्यवाद देते हुए, इस समस्त IYT टीम को धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने स्वयं को भी धन्यवाद देना है, क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहें। जी मैडम बताइए, कुछ कह रहे हैं? सर कल के प्रोग्राम के बारे में अनाउंसमेंट रह गई, वो देने के बाद मैंने बताया कल का प्रोग्राम जो है डिप्रेशन के ऊपर